नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। संसद में गतिरोध पर आडवाणी आहत, इस्तीफे की भावना का किया इजहार। राहुल गांधी ने कहा अपनी ही पार्टी में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं आडवाणी। नोटबंदी से हो रही परेशानी पर प्रधानमंत्री से मिलेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। किसानों की समस्या को दूर करने पर होगा जोर, विपक्ष करेगा राष्ट्रपति से दखल की मांग। सरकार का 30 दिसंबर तक 50% नए नोट लाने का दावा। ई पेमेंट पर मिलेगा 1 करोड़ तक का इनाम। 50 रुपए से 3000 तक के लेन देन पर लागू। झूठी गवाही साबित होने पर अनुराग ठाकुर को हो सकती है जेल। सुप्रीम कोर्ट ने माना अवमानना का मामला। बीसीसीआई से मांगा प्रशासक पैनल के नामों की सूची। हाईवे से हटेंगी शराब की दुकानें। सुप्रीम कोर्ट का 500 मीटर के दायरे से दुकानों को हटाने का आदेश। विज्ञापन और साइन बोर्ड पर भी रोक। और आइए देखते हैं पहली खबर। देश में हर साल 5 लाख से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। और इस पर अंकुश लगाने के नजरिए से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश भर में राष्ट्रीय और स्टेट राजमार्गों से सभी शराब की दुकानें हटाई जाएं। राजमार्गों के 50 मीटर के दायरे में अगले साल 1 अप्रैल के बाद से कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी। राष्ट्रीय और स्टेट राजमार्गों पर शराब की दुकानें नहीं होंगी। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। 1 अप्रैल 2017 के बाद ऐसी दुकानों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और नए लाइसेंस भी नहीं जारी किए जाएंगे। राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने की निगरानी करेंगे। Supreme Court has directed all the shops to be closed from 1st of April. Otherwise, till the renewal period is there, they can run the shops. But the Supreme Court has also given further direction that no new shops will come on the national highway, and if at all these existing shops also will have to be shifted around 500 meters from the boundary of the national highway. इसके अलावा कोर्ट ने राजमार्गों के किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाने का आदेश दिया है। हालांकि शराब कारोबार संघ ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है। As far as the shop owners are concerned, we have some grievances, so we'll be filing a review petition and certain direction applications to give some more time for us to shift the shops. राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। इनका मानना है कि इससे सड़क हादसों पर अंकुश लगने में मदद मिलेगी। स्वागत योग्य बात है, क्योंकि ये रास्तों पर जो शराब बिकती है उसके चलते एक्सीडेंट होते हैं और अपराध भी बहुत बढ़ जाते हैं। दारू के दुकान कैसे काबू में लाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स और ये लोग को फैसला लेना पड़ेगा और फिर वो ब्लैक में क्या करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। इस फैसले को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के रवैये पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि बीते 10 सालों में इसके लिए केंद्र और राज्यों की ओर से कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए, जिसके बाद उसे ऐसा आदेश देना पड़ा। कोर्ट ने माना कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत चिंता की बात है और इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि राजस्व के लिए राज्यों की ओर से राजमार्गों के अगल बगल शराब का लाइसेंस देने को जायज नहीं ठहराया जा सकता। रविंद्र सिंह शोराण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला एक एनजीओ अराइव सेफ की एक जनहित याचिका भर दिया है और जिनके वकील निकुंज दयाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मसले पर और बातचीत करने के लिए। निकुंज, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो ये याचिका डाली गई अराइव सेफ की ओर से, किस आधार पर, क्या कुछ आंकड़े, कुछ ऐसी बातें जिनके आधार पर आप लोगों को लगा था कि इस तरह की एक याचिका होनी चाहिए जिस पर आज कोर्ट ने फैसला दिया? देखिए, जो ये अराइव सेफ सोसाइटी है ये 2007 से रोड सेफ्टी के मुद्दों पर काफ़ी काम कर रही है, एंड नॉट ओनली ड्रंक ड्राइविंग लेकिन और भी कई मुद्दों पे और भी कई इश्यूज़ को लेके दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। तो ये लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं एंड आप जानते हैं कि जो ड्रंक ड्राइविंग की वजह से हर साल इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, इतनी डेथ्स होती हैं लोगों की। सो दिस इज़ अ कॉज विच दे टुक अप
which the NGO took up. लेकिन ड्रंक ड्राइविंग And High और Court में हाईवे petition पर डाली थी शराब की initially. दुकानें, High- इन दोनों में थोड़ा सा एक बारीक सा फर्क भी है निकुंज। क्या ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो जी। ड्रंक ड्राइविंग का मैं कहूँ एक प्रचलन देश में दिखता है कई इलाकों में, वो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा? देखिए, हमारी उम्मीद है, हमारी होप है, हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना एटलीस्ट कम हो सके वो उतना बेटर है। क्योंकि कोर्ट ने भी हियरिंग के टाइम पे कोर्ट ने भी एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि देखिए, जो लोग ड्रंक ड्राइविंग करना चाहते हैं उनको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इनवाइट ना करें। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अगर ड्राइविंग करते हुए हाईवेज़ पे, स्टेट हाईवेज़ हों या नेशनल हाईवेज़ हों, उन पे अगर आपको कोई लिकर वेंट दिखता है तो एक अट्रैक्शन होता है कि एक कोई लिकर कंज्यूम करने का, एंड फिर नेचुरली आप उसको लेकर ड्राइव करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या जिस तरीके से फैसला है, और क्योंकि हमने देखा है कि देश के चाहे वो स्टेट के हों या फिर नेशनल हाईवे हों, बड़ी संख्या में शराब की दुकानें होती हैं, और आमतौर पर हाईवे किनारे एक मैं कहूँ कि नया लोकेशन है जो कि शायद शराब की दुकानों के लिए मुफीद माना जाता है, क्योंकि उनकी भी अपनी दलीलें हैं। उन लोगों का कहना है कि इससे जो मकसद है वो पूरा नहीं होता। उनकी दलील ये है बेसिक तौर पर कि जिन्हें शराब पीकर गाड़ी चलानी है वो कहीं से भी शराब की खरीदारी कर सकते हैं और हाईवे पर चढ़ेंगे। उसे रोकने के लिए दुकानों को बंद करने के बजाय शराब पीने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे सरकार। कड़ी कार्रवाई तो करनी ही होगी, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अगर आप शॉप्स भी बंद करेंगे उससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। बहुत बार ये होता है कि आप चला रहे हैं, सड़क चला रहे हैं, जैसे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स थे कि पटियाला और जालंधर के बीच में, पानीपत और जालंधर के बीच में कोई 291 किलोमीटर्स का स्ट्रेच पे देयर वर अराउंड 185 लिकर शॉप्स। तो अगर आप हाईवे पे 90 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो हर एवरी 90 सेकेंड्स आपको एक लिकर शॉप मिलेगी। तो दिस इज़ टू मच, दिस हैड टू स्टॉप। एक आखिरी सवाल निकुंज, क्योंकि देश में पहले से बहुत सारे कानून हैं, हमने देखा है, और जी। तमाम एनजीओ हैं, संस्थाएं हैं जो कि पहल करती रहती हैं। असल समस्या आती है उसे लागू करने को लेकर। जी। शुरुआती कुछ महीनों, कुछ बरस तक तो दिखता है कि कानून लागू हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मैं कहूँ कि जो कानूनी एक पकड़ है वो कमज़ोर होती है और कार्रवाई की बात भी शायद ख़त्म हो जाती है। है कि सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हो रही थी मैटर की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको इस मसले पर पूरा सपोर्ट किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सेम पॉइंट्स रखे थे जो हम लोगों के थे। तो वी आर होपिंग, एंड सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं, एंड वी आर होपिंग कि इसको स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद किया जाएगा। चलिए, कुछ उम्मीद करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बिल्कुल अप्लाई करेंगी, और कम से कम कुछ जो आंकड़े हैं हाईवे पर एक्सीडेंट के, उनमें इसके जरिए शायद कमी ला पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किसानों की कर्ज माफी की मांग पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। ये मुलाकात सुबह 10:30 बजे होगी। कांग्रेस किसानों के कर्ज माफी की मांग जोर शोर से उठा रही है, और वहीं नोटबंदी के खिलाफ विपक्षी दल के नेता कल दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे। विपक्षी दलों की आज हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। दो बड़ी बातें हैं कि संसद में जिस तरीके से गतिरोध रहा है और चर्चा नहीं हो पाई, उसको लेकर विपक्षी दल चाहते हैं कि राष्ट्रपति इसमें दखल दें, और इसको लेकर एक डेलीगेशन उनसे मुलाकात करेगा। वहीं कांग्रेस के नेता चुनाव
की जो यात्राएं हुई हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश में, उसमें कर्ज माफ़ी एक बड़ा मुद्दा राहुल गांधी की यात्राओं में रहा है। विशाल, जो राहुल गांधी ने यात्राएं की थी उसमें कर्ज माफ़ी एक बड़ा मुद्दा रहा है और 3 मांगों के साथ मांग पत्र भरवाए गए थे। क्या तैयारी है कल प्रधानमंत्री से मिलने को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने। वो जो एक यात्रा की थी राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में, लगभग 30 दिन तक वो यात्रा चली थी और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में राहुल गांधी गए थे। तो उनमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने जो उठाया था वो एक कर्ज माफी का मुद्दा था और मांग पत्र भरवाए गए थे किसानों से। और कल ही उन सभी मांग पत्रों को दिल्ली लाया गया था, कांग्रेस का जो मुख्यालय है वहां रखा गया। और उसके बाद कल राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा था कि कांग्रेस जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएगी और उसी स्ट्रेटेजी के तहत, उसी रणनीति के तहत आज संसद में भी ऊपरी सदन में हमने देखा कि किस तरह कांग्रेस के जो आला नेता हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन है गुलाम नबी आजाद, उन्होंने नोटिस दिया था, उन्होंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश भी की। तो कांग्रेस लगातार एक तरह से सरकार पर दबाव बनाए रखना चाहती है जो किसानों की कर्ज माफी से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको लेकर। और सीधे तौर पर जो जिसे कहा जाए टारगेट जो है वो इस वक्त उत्तर प्रदेश का मतदाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी हाल फिलहाल में होने वाले हैं। शायद अगले 1 महीने के भीतर चुनाव की जो तिथि की घोषणा है वो भी कर दी जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो एक रणनीति का हिस्सा इसे माना जा सकता है। और कल जो बैठक होगी उसमें कांग्रेस के आला नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि खुद राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री से बैठक है उसमें नहीं रहेंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से बताया गया है। लेकिन जो वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे वो उन मांग पत्रों में जो मांग आई है किसानों की तरफ से कांग्रेस के पास, उन मांगों को प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे और गुहार लगाएंगे कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा करे। शुक्रिया विशाल इस अपडेट के लिए आपका। उधर संसद में जारी गतिरोध पर बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा से इस्तीफा देने के बारे में भी सोचने लगे हैं। स्पीकर और सरकार ने जहां उनकी निराशा को स्वाभाविक बताया, वहीं कांग्रेस ने कहा कि आडवाणी अपनी पार्टी में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं। नोटबंदी पर संसद की कार्यवाही में लगातार अवरोध से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी दुखी और निराश हैं। उन्होंने गुरुवार को कुछ सांसदों से अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए लोकसभा से इस्तीफे जैसी भावना तक प्रकट कर दी। आडवाणी ने सबसे पहले ये बात केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से कही। स्मृति ईरानी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इसकी जानकारी दी। इसके बाद राजनाथ सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी से बात की। पीटीआई के मुताबिक आडवाणी ने राजनाथ सिंह से कहा कि स्पीकर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम आखिरी दिन यानी शुक्रवार को संसद चले और नोटबंदी पर चर्चा हो। लालकृष्ण आडवाणी ने टीएमसी के इदरीस अली और बीजेपी के 2 सांसदों से कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि संसद बिना चर्चा के शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाए। उन्होंने बोला जो हमको तो हम रिजाइन देने मांगता है, ऐसा कुछ जो सिचुएशन चल रहा। काल भी अगर ऐसा सिचुएशन चलेगा तो बैड मैसेज जाएगा दुनिया में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एडजस्टमेंट हो सबको को मिल के मीटिंग करके एडजस्टमेंट हो। इदरीस अली लालकृष्ण आडवाणी से उनकी सेहत के बारे में पूछने गए थे। आडवाणी ने उनसे कहा कि मेरा स्वास्थ्य तो अच्छा है लेकिन संसद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आडवाणी के दुख को सही बताया। मैं माननीय आडवाणी जी का भी दुख समझती हूँ कि कैसे दुखी, केवल आडवाणी जी नहीं और भी यहाँ बैठे सभी वरिष्ठ नेता कहीं ना कहीं मन में दुखी है। और पार्लियामेंट उसी के लिए है, एक अभ्यासपूर्ण बात कैसी की जाए। हम लोगों के लिए यहाँ पर आते हैं। लोगों ने जानबूझकर लगातार सदन को नहीं चलने दे रहे, पूरा देश देख रहे और कौन वेल में आ रहे, कौन नारा दे रहे, कौन शुरू से ही बहस नहीं होने दिया, ये सबको मालूम है। आडवाणी जी सीनियर होने के नाते, वरिष्ठ होने के नाते स्वाभाविक रूप में दुखी होता है। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लालकृष्ण आडवाणी को धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आडवाणी जी अपनी पार्टी में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं। अब कम से कम उनसे तो वो लेसन ले, इसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। शीतकालीन सत्र में दूसरी बार लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी निराशा जाहिर की है। 7 दिसंबर को आडवाणी ने कहा था कि ना तो लोकसभा स्पीकर और ना ही संसदीय कार्य मंत्री सदन को चला रहे हैं। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर राज्यसभा में गतिरोध की वजह से आज भी कार्रवाई बाधित रही। विपक्ष ने नोटबंदी के चलते किसानों को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया। वहीं सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर करप्शन के आरोप लगाए। गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जारी गतिरोध की वजह से गुरुवार को भी सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। सदन में सभापटल पर पत्र रखने के बाद बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नोटबंदी की वजह से किसानों को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया, साथ ही कर्ज माफी की भी मांग की। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। This is the first time in the history of India. This is first time in the history of India after independence that it is the ruling party which does not allow the House to function and which disturbs the proceedings of the House. सरकार की तरफ से संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने पलटवार करते हुए नेता विपक्ष के दावों का खंडन किया और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सर, ये ऑनरेबल मेंबर केवल ये कह रहे हैं कि करप्शन के कुएं से कांग्रेस का एक और कंकाल निकला है, तो उस कंकाल का डीएनए क्या है? कंकाल का डीएनए करप्शन है, कंकाल का डीएनए भ्रष्टाचार है, कंकाल का डीएनए जो है वो जनधन की लूट है। तो उस पर हम चर्चा चाहते हैं और हर दिन ये बात नोटिस इसलिए जो है इसका जवाब कौन देगा? सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध की वजह से पहले शून्यकाल और फिर प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। भोजन अवकाश के बाद भी सदन में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। किसानों की हालत बहुत खराब है, नोटबंदी से और हालत खराब हुई। हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री किसानों को कर्जा माफी की घोषणा करें, इससे पूरे देश के किसानों को लाभ मिलेगा। किसान मर रहा है, उसका अनाज सड़ रहा है, उसको नहीं बोने के लिए पैसा नहीं है। इनसे कहिए कि किसानों का कर्जा माफ करें, वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। 3.5 करोड़ सब्जी का जो किसान है, फार्मर से 3.5 करोड़ उसका खेत में सड़ गया, बाजार में मेरे को समझ में आया, इसलिए मैं शरद यादव जी। गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। विशाल दया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी को लेकर विपक्षी दलों का विरोध जारी है। टीएमसी ने आज संसद परिसर और कोलकाता में प्रदर्शन किया। वाम दलों और कांग्रेस ने भी सरकार के फैसले से लोगों को हो रही दिक्कत को लेकर आंदोलन किया। इस बीच कोलकाता में आरबीआई के गवर्नर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। नोटबंदी के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और नोटबंदी का फैसला वापस लेने की मांग की। ममता जी को ये बात सुन लेते तो देश का ये स्थिति कभी नहीं आमना सामना होना पड़ता। हम लोग ये निश्चिंत है, काला धन का हम लोग विरोध में है पूरा तरह से। काला धन वाले मुक्त हो गया, आम आदमी को बहुत दिक्कत पैदा हो गया जो हम लोग नहीं कह सकते। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं और राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने आरबीआई के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने भी आरबीआई ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। यहां आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल सेंट्रल बोर्ड मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। ये नहीं कोई हमला विरोध नहीं है, लेकिन ये तरीका से ये अचानक घोषणा कर दिया 8 तारीख को, ये तरीका ठीक नहीं है, गलत तरीका है, कोई प्रिपरेशन नहीं है। आम आदमी का पूरा सुविधा हो रहा आम आदमी का, इसके लिए हम लोग को खिला है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने राज्य के चाय बागान कर्मियों को नोटबंदी के चलते भुगतान में दिक्कत और दूसरे मुद्दों पर बात की। From small industry to big industry and unorganized sector also, even from big industry to IT industry also, more than 5 crores have become jobless now, and the people are really they are starving for death. रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरबीआई ऑफिस के बाहर अनूठे तरीके से प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के चलते लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए, कोई अपनी बहन की शादी के लिए, कोई रोज कमाने खाने का व्यापार करने के लिए लाइन के कतार में खड़ा है, लेकिन आरबीआई उसको बैंकों में पैसा नहीं दे रही है, एटीएम खाली पड़े हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में छात्रों और उनके परिजनों ने नोटबंदी के विरोध में धरना दिया। उनका आरोप है कि एजुकेशन लोन को लेकर बैंक मनमानी कर रहे हैं। Students have taken the loan for the studies and they are supposed to repay after getting a good job, pay back the money. But who are being victimized? The parents are being victimized.
कांग्रेस टीएमसी समेत कई विपक्षी दल सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ हैं। उनका आरोप है कि बिना तैयारी से लिए गए इस फैसले से लोगों को भारी परेशानी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए सरकार ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के इरादे से 2 स्कीम लॉन्च की हैं। ग्राहकों और व्यापारियों को इनाम देने के लिए लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापारी योजना नाम की स्कीम शुरू की गई हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने आज ये जानकारी दी। 26 दिसंबर से अगले 100 दिनों तक हर रोज विजेताओं की घोषणा होगी। लकी ग्राहक योजना के तहत हर दिन 15,000 विजेताओं को 1,000 रुपये का इनाम मिलेगा और साप्ताहिक ड्रॉ में 7,000 लोगों को 1 लाख रुपए का इनाम होगा। 14 अप्रैल को मेगा अवार्ड में 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान होगा। वहीं डिजी धन व्यापारी योजना में हर हफ्ते 7,000 व्यापारियों को हर हफ्ते 50,000 तक का इनाम मिलेगा और इस रैंडम ड्रॉ में 50 रुपए से 3,000 तक के डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों को शामिल किया जाएगा। This scheme will cover all consumer to merchant transactions. It will cover all consumer to government transaction, and it will cover all Aadhaar enabled payment system transactions. 2000 के पर्याप्त नोट जारी करने के बाद सरकार अब 500 रुपए के नोट छापने पर उसका जोर है। नोटों के वितरण की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है जिससे देश के सभी इलाकों में नोट पहुंच सकें। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तय सीमा से नोट मिलने और कुछ लोगों के पास बड़ी मात्रा में नए नोट मिलने पर सवाल पूछे। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। नोटबंदी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कई सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि लोगों को एक हफ्ते में 24,000 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोगों के पास लाखों रुपए के नोट कहां से आ रहे हैं। साथ ही बैंकों को नई करेंसी देने पर सरकार की नीति के बारे में जानकारी भी मांगी। साथ ही अदालत ने अस्पतालों में पुराने नोटों के चलन को मंजूरी क्यों नहीं दी जा रही, इस बारे में भी पूछा। वहीं सरकार ने कहा कि लोगों की समस्याएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। साथ ही अवैध लेन देन पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। जहां जहां जरूरत है, सीबीआई की हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हो, लोकल लेवल में उनका एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म फॉर्म किया गया है और वो डाटा माइनिंग करके दे आर एबल टू वी फील दैट दे विल बी इन ए पोजीशन टू नैरो डाउन टू द सोर्स, कहां से ये नोट्स आए। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि बड़े पैमाने पर जब्त हो रहे नोटों को सर्कुलेशन में लाया जाएगा। आरबीआई 500 रुपए के नए नोट ज्यादा से ज्यादा प्रिंट कर रहा है और 30 दिसंबर तक पुराने जमा नोट के एवज में 50% नए नोट मार्केट में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर एटीएम ने काम करना शुरू कर दिया है और ग्रामीण इलाकों में कैश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। Number of 2,000 rupee notes which have already been supplied, and there is enough number of stock which is available. But the printing of 500 rupee notes have now been significantly stepped up. The total number of currency notes which normally Reserve Bank supplies in a year, 3 times of that notes have been supplied over the last 5 weeks or so. इधर 15 दिसंबर के बाद से सरकारी अस्पताल, दवा दुकानों, मदर डेयरी जैसी जगहों पर 500 रुपए के पुराने नोट नहीं चलेंगे। इसके बाद 500 के पुराने नोट सिर्फ बैंक में ही जमा होंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा पेश करने का आरोप लगा है। कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में अनुराग ठाकुर अवमानना के दोषी हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष को जेल भी हो सकती है। एमएक्स क्यूरी गोपाल सुब्रमण्यम ने कोर्ट को बताया है कि अनुराग ठाकुर ने हलफनामे में झूठ बोला। कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने में अड़ंगा डाल रहा है। शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई से प्रशासकों के पैनल के लिए नाम सुझाने को भी कहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।